नमस्कार। वैसे तो ये वाला भाग कल मैंने पढ़ा दिया था कक्षा षष्ठ में, लेकिन किन्हीं कारणों से वीडियो नहीं बन पाई, तो आज फिर से इसे मैं पढ़ा रहा हूं। गुणाकर मूले द्वारा रचित लिखित अक्षरों का महत्व पाठ। पहले आदर्श वाचन करूंगा। आदर्श वाचन के उपरांत मेरा फिर आपसे आग्रह है कि जब आप वीडियो ऑन करें, वीडियो खोलें, तो सबसे पहले आप सुनेंगे ढंग से, और जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वाचन किया जाता है। इससे आपके व्यक्तित्व में बड़ा सुधार आएगा, बहुत सारे कौशलों का विकास होगा। तो अभी प्रस्तुत है आदर्श वाचन, और आज की जो अतिथि का काम है अक्षरों की खोज, पृष्ठ 30। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, और कहां बने और किसने बनाए यह जानना जरूरी है भी। यहां तक का हिस्सा। इसके बाद मैं फिर प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगा। तो अभी आदर्श वाचन। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों से आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो ये आदर्श वाचन आज का, और इसमें अभी देखिए विशेषण विशेष्य और आज का जो गृह कार्य है इसी पर आधारित आज का अध्यापन कार्य है। ये ध्यान दीजिएगा। इधर मैं कुछ उर्दू भाषा के शब्द लिख रहा हूं और उनका अर्थ भी लिखूंगा। हिसाब यानी लेखा जोखा,
इस्तेमाल, प्रयोग। तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। मैंने पहले ही बताया कि आज का जो अध्यापन है वह क्रिया विशेषण आधारित होगा। कहने का मतलब है हमें क्रिया भी पता होती है, विशेषण भी पता होता है, क्रिया विशेषण की परिभाषा भी जानते हैं। जैसे यहां क्रिया विशेषण की परिभाषा मैंने लिखी है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यह परिभाषा 90% बच्चों को याद होती है, लेकिन अभी पूछो क्रिया क्या है तो क्रिया ही नहीं बता पाते। उनसे पूछो क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण नहीं बता पाते। तो अगर आपको क्रिया पहचानने में दिक्कत हो रही है तो क्रिया विशेषण आप बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे। क्रिया विशेषण पहचानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्रिया को पहचानना। तो देखिए, जैसे अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। लिखना भी क्रिया हुई और जो है रखना भी क्रिया हुई, लिखना भी क्रिया हुई, रखना भी क्रिया हुई। लेकिन जब लिखना में कर शब्द लग गया तो ये क्रिया विशेषण के रूप में है यहां पर, और रखना क्रिया है। देखिए, क्रिया का मतलब हुआ जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो जैसे लिखना, पढ़ना, रहना, रखना, धोना, नहाना, देखना, ये सब क्रियाएं हैं। रूप बदले हो सकते हैं इनके। तो देखिए, एक वाक्य है, आदमी अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अब ये लिख कर रखने लगा, इससे हमने देखो क्रिया विशेषण जानने के लिए क्या करना है, हमको मुख्य क्रिया की पहचान करनी है और उससे प्रश्न करना है। यदि हमने कैसे प्रश्न किया और उत्तर आया तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कब प्रश्न किया उत्तर आया तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कहां प्रश्न किया उत्तर आया तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। कितना, कितनी, ये प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो आदमी अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। हमने पहले नीचे से प्रश्न किया, कितना रखने लगा, कोई उत्तर नहीं। कहां रखने लगा, कोई उत्तर नहीं। कब रखने लगा, कोई उत्तर नहीं। फिर हमने कहा कैसे रखने लगा तो उत्तर मिला लिख कर रखने लगा। तो ये लिख कर जो है ये क्रिया विशेषण है और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो आदमी अपने भावों विचारों को लिख कर रखने लगा। तो रखना क्रिया से हमने प्रश्न किया कैसे रखने लगा, उत्तर मिला लिख कर रखने लगा। यहां पर लिखकर जो है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और इसके पहले अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। तो देखो, युग शब्द जो है संज्ञा है, इसकी विशेषता नया बता रहा है तो नया विशेषण हुआ। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। अब इसमें कहना मुख्य क्रिया है। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। हमने कहना क्रिया से पूछा, कहा जाने लगा, कहना क्रिया से पूछा कब से कहा जाने लगा, उत्तर मिला तब से। तो तब से जो है यह कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो उस समय को, निश्चित समय को इंगित कर रहा है जिस समय से मनुष्य को सभ्य कहा गया।
आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इसमें हम पूछें कब से इतिहास आरंभ हुआ, उत्तर मिलेगा तब से। यहां भी तब से जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। प्रश्न उठता है कि किसी भी कौम, कौम मतलब जाति, उर्दू भाषा का शब्द है, तो किसी भी कौम का जाति का इतिहास कब से शुरू होता है, यानी उस समय से शुरू होता है जब से वहां के लेख मिलने शुरू हो जाते हैं। जब लेख मिलना शुरू हो जाता है तभी उसी लेख को वहां का इतिहास माना जाता है। इस प्रकार से इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। मुश्किल शब्द जो है ये उर्दू भाषा का शब्द है। कठिनाई, कठिन, कठिनता। तो मुश्किल से 6000 साल, साल जो है ये संज्ञा है और 6000 विशेषण है, ये संख्यावाची विशेषण हुआ। 6000 साल शुरू हुए, उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो देखिए ये उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय, प्राग, इतिहास, इक प्रत्यय है, ये बना शब्द प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक का मतलब हुआ, प्राग मतलब पहले, इतिहास से, इतिहास से पहले का समय, यानी 6000 वर्ष से इनके अनुसार, बुढ़ाकर मूले जी के अनुसार मानव जाति का इतिहास मिलना शुरू हुआ और तभी से उसके पहले के काल को हम प्राक ऐतिहासिक काल कहेंगे और 6000 साल के बाद इधर के काल को हम ऐतिहासिक काल कहेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, मैं लेखक की इस बात से सहमत नहीं हूं कि अभी मानव जाति का इतिहास शुरू हुए सिर्फ 6000 वर्ष हुआ। ऐसा इन्होंने क्यों लिखा है? शायद इन्होंने इसलिए लिखा हुआ होगा कि उस समय वैज्ञानिक आधार पर और कुछ अपडेट्स नहीं आई होंगी, अथवा उन्होंने इसलिए लिखा होगा कि ये हमारा जो इतिहास है वह अंग्रेजों द्वारा लिखा हुआ है, कामरेडों द्वारा लिखा हुआ है और वो बिल्कुल इस बात को नहीं मानते, वो इस बात को दुनिया को बताना नहीं चाहते कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है। आज तो वैज्ञानिक आधार पर भी इतिहासकार मानने लगे हैं कि ऋग्वेद की रचना का समय ये 10,000 ईसा से पूर्व का है। तो जब ऋग्वेद की रचना का समय 10,000 ईसा से पूर्व का है तो आज 2000 और हुआ, 12,000 वर्ष तो यही हो गया। लेकिन संभवतः जानकारी उस समय उतनी उपलब्ध नहीं रही होगी, इसलिए बुढ़ाकर मूले जी का ये कहना कि 6000 वर्ष हुआ मानव इतिहास को, या उस समय के लिए तो ठीक था लेकिन आज के लिए यह उपयुक्त नहीं है। तो उसके पहले के काल को प्राक ऐतिहासिक काल
काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। यदि अक्षरों की खोज नहीं हुई होती तो हमें इतिहास का पता नहीं लगता। यह पता न चलता कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, कैसे रहता था, क्या क्या सोचता था। देखो क्या क्या पुनरुक्त शब्द है, क्या क्या शब्द जो है पुनरुक्त शब्द है, क्या 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 सोचता था, कौन कौन राजा हुए, कौन कौन भी पुनरुक्त शब्द है। कौन कौन राजा हुए, वास्तव में नहीं पता लग पाता यदि लिपि नहीं हुई होती। और यदि लिपि नहीं हुई होती तो भी हमारे देश में जिस समय लिपियां नहीं थी उस समय भी हमारे देश में ज्ञान का स्थानांतरण होता था। कैसे होता था अभी आगे बताऊंगा। तो अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल यानी प्रयोग, इस्तेमाल उर्दू भाषा का शब्द है, एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अक्षरों की खोज के बाद मानव जाति का बड़ी तीव्र गति से कैसे विकास हुआ, तेजी से विकास हुआ। तो तेजी से यहाँ पर अब ये देखिए मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। हम इसको प्रश्न करेंगे कैसे विकास हुआ। हमने प्रश्न किया कब विकास हुआ, नहीं पता चला। कहां विकास हुआ, नहीं पता चला। कितने विकास हुआ, नहीं पता चला। लेकिन जब हम कहते हैं कैसे विकास हुआ, उत्तर मिलता है तेजी से। तो यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 1 2 3 क्रिया विशेषण हमने आपको इसमें बता दिए हैं। आपको गृह कार्य दिया है 10 क्रिया विशेषण का। तो ये 10 क्रिया विशेषण शब्द आप इस पाठ से छांटेंगे और उनका भेद भी लिखेंगे। भेद के लिए कैसे पता चलेगा, मुख्य क्रिया पहचानिए और यहां पर उनका भेद लिखा हुआ है और इन शब्दों से प्रश्न करने पर जिससे उत्तर मिलता है वही क्रिया विशेषण है। और एक बात और बता दूं आपको, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, अविकारी शब्द होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैं कह रहा था जब लिपि नहीं थी उस समय भी हमारे पूर्वज एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते थे। तो कैसे करते थे, स्मरण करके एक पीढ़ी के ज्ञान को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते थे। यानी पिता ने अपने बेटे को, बेटे ने अपने बेटे को जब वह पिता बना, इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती जाती थी। और लिपि के आविष्कार के बाद एक पीढ़ी के ज्ञान का उपयोग दूसरी पीढ़ी के लिए होने लगा। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। हमें मालूम होनी चाहिए कि अक्षरों की क्या कहानी है, किस प्रकार से अक्षरों का निर्माण हुआ। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहां बने, किसने बनाए, यह भी जानना जरूरी है। तो गुणाकर मूले द्वारा लिखा हुआ यह निबंध अक्षरों का महत्व
बहुत समीचीन है, बहुत उपयुक्त है। वास्तव में अक्षर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अक्षर ना होते तो हम आज भी जंगली होते। आज भी हम जो है रटंत विद्या पर ही भरोसा करते और उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते। आज जो ज्ञान का स्फोट हुआ है वह नहीं होता। तो ये अक्षरों का महत्व पाठ आज मैंने पूरा पढ़ाया। सोचा था प्रश्नोत्तर भी आज कराऊंगा, लेकिन प्रश्नोत्तर थोड़े ज्यादा हैं और वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए कल आपको हम अगली वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।